में आपका स्वागत है। हमारे पास मानव मनोविज्ञान पर कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च और नोट्स हैं और हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, मैं छोटी छोटी बातों पर इतना चिढ़ क्यों जाती हूँ, या मैं किसी ज़रूरी काम को शुरू करने से पहले घंटों तक उसके बारे में सोचती क्यों लेती हूँ। और ये सवाल ही मनोविज्ञान की दुनिया का दरवाजा है। ये सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा नहीं है। जैसा कि इन नोट्स में बताया गया है, ये एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल है हमारे अपने दिमाग के लिए। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि मनोविज्ञान क्या है, बल्कि इन स्रोतों से उन तरीकों को निकालना है जो हमें अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस बिठा सकें। ड्राइविंग सीट पर वापस, मुझे ये बात बहुत पसंद आई। तो चलिए इस मैनुअल को खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहले ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? ये सारे स्रोत एक ही दिशा में इशारा करते हैं। शुरुआत हमेशा खुद से होती है, आत्मान्वेषण से। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए बाहरी दुनिया को दोष देते हैं, ट्रैफिक, बॉस, मौसम। लेकिन इन नोट्स में एक बड़ी कमाल की बात लिखी है कि हमारी 90% परेशानियां हमारे बाहरी हालात की वजह से नहीं, बल्कि उन हालातों पर हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया की वजह से होती है। ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी समस्या बाहर नहीं, हमारे रिएक्शन में है। इन फाइल्स में असुरक्षा और ओवरथिंकिंग का जिक्र है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, जिसके बारे में इन पेपर्स में काफी विस्तार से बताया गया है। प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करने और जवाब यानी रिस्पॉन्ड देने के बीच का फर्क। ये सुनने में एक जैसा लगता है, पर असल में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, ये दिलचस्प है। रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में गुस्से के उस एक पल में कोई कैसे खुद को रोके? क्या हमारे स्रोतों में कोई व्यावहारिक तरीका बताया गया है? हाँ, और ये असल में हमारे दिमाग के दो हिस्सों की लड़ाई है। एक स्टडी का जिक्र है यहाँ, जो बताती है कि हमारी प्रतिक्रिया या रिएक्शन आता है दिमाग के एक छोटे से हिस्से, एमिगडेला से। ये हमारा इमोशनल सेंटर है, जो खतरे को भांपते ही लड़ो या भागो वाला बटन दबा देता है। ये बहुत तेज होता है। किसी ने ट्रैफिक में कट मारा और तुरंत गाली मुंह से निकल गई, ये एमिगडेला का काम है। और जवाब देना दोनों के बीच एक छोटा सा पॉज या ठहराव लाना सिखाता है, बस 1 या 2 सेकंड का गैप। उस गैप में हम एमिगडाला के हाईजैक से बचकर अपने सीईओ को कंट्रोल दे सकते हैं। स्रोत में इसे द पॉज प्रिंसिपल कहा गया है। बस रुको, एक गहरी सांस लो और फिर फैसला करो कि क्या करना है। द पॉज प्रिंसिपल, यानी ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें मैनेज करने के लिए खुद को थोड़ा समय देना है। ये तो एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जब हम खुद को इस तरह समझना शुरू करते हैं, तो यकीनन इसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल, ये इसका स्वाभाविक अगला कदम है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे गुस्से, डर या असुरक्षा के पीछे कोई वजह है, तो हम दूसरों के व्यवहार के पीछे की वजह भी तलाशने लगते हैं। हम सिर्फ सतह पर जो दिख रहा है उसे देखकर फैसला नहीं सुनाते। तो मतलब अगर मेरा कोई दोस्त अचानक मुझसे रूखा व्यवहार करे, तो मैं ये सोचने के बजाय कि इसे मुझसे क्या परेशानी है, ये सोच सकती हूँ कि शायद आज इसका दिन अच्छा नहीं गया। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। मनोविज्ञान में इसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं, जिसका जिक्र इन रिसर्च पेपर्स में भी है। ये एक तरह का मानसिक शॉर्टकट है। जब कोई और गलती करता है तो हम उसके किरदार पर सवाल उठाते हैं, जैसे वो लेट आया क्योंकि वो गैर जिम्मेदार है। लेकिन जब हम खुद वही गलती करते हैं तो हम हालात को दोष देते हैं। मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अरे वाह, ये तो हम दिन में कितनी ही बार करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो मनोविज्ञान हमें इस शॉर्टकट को पहचानने में मदद करता है। हाँ, ये हमें एक ज्यादा संतुलित नजरिया देता है। ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों को भी वही रियायत दें जो हम खुद को देते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो रिश्ते अपने आप गहरे होने लगते हैं। गलतफहमियों की जगह सहानुभूति ले लेती है। इन नोट्स में एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय रूप से सुनने की तकनीक पर भी जोर दिया गया है। एक्टिव लिसनिंग, ये सब ध्यान से सुनना ही तो है ना? उससे कहीं ज्यादा। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी भावना और जरूरत को समझना है। अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, तो वो शायद सिर्फ ये नहीं कह रहा, हो सकता है वो ये महसूस कर रहा हो कि उसे महत्व नहीं दिया जा रहा। एक्टिव लिसनिंग हमें उस गहरी भावना को पकड़ना सिखाती है। इससे बहसें चर्चा में बदल जाती हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली है। जब हम दूसरों को इतनी अच्छी तरह समझने लगते हैं, तो क्या इसका असर हमारे उन फैसलों पर भी पड़ता है जिनमें दूसरे लोग शामिल नहीं होते, जैसे कि हमारे करियर या फाइनेंस से जुड़े फैसले?
क्योंकि ये कनेक्शन थोड़ा अप्रत्याशित लगता है। हाँ, और ये सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक है। हम खुद को बहुत तार्किक प्राणी मानते हैं कि हमारे फैसले तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होते हैं, लेकिन इन स्रोतों में दी गई रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। हमारे 90% से ज्यादा फैसले असल में हमारी भावनाओं, हमारे डर और हमारे छिपे हुए मानसिक पूर्वाग्रहों यानी बायस से तय होते हैं। इमोशनल बायस, इसका कोई ठोस उदाहरण है इन फाइल्स में? क्योंकि ये सुनने में बहुत अमूर्त लगता है। जरूर। एक बहुत ही आम बायस का जिक्र है जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब है कि हम उन सूचनाओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं और ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाती हैं, और उन सूचनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो उसे चुनौती देती हैं। सोचिए, अगर कोई मानता है कि कोई खास कंपनी निवेश के लिए खराब है, तो वो इंसान सिर्फ वही खबरें पढ़ेगा जो उस कंपनी की बुराई करती हैं। वो उन सभी सकारात्मक रिपोर्ट्स को ये कहकर खारिज कर देगा कि ये सब पेड न्यूज़ है। तो ये हमारे दिमाग का एक तरह का इको चैम्बर बना देता है। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हमें लगता है कि हम सही हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमारे राजनीतिक विचारों से लेकर हमारे रोजमर्रा के छोटे मोटे फैसलों तक हर चीज को प्रभावित करता है। हर चीज को। मनोविज्ञान हमें इन बायस के बारे में जागरूक करता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले खुद से एक सवाल पूछें। क्या कोई ऐसा सबूत है जो मेरी राय के खिलाफ जाता हो? सिर्फ ये एक सवाल पूछने से ही हम अपने फैसलों की गुणवत्ता को कई गुना बेहतर कर सकते हैं। और सिर्फ फैसले ही नहीं, मुझे लगता है कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग से निपटने में भी इसका कोई रोल होगा। बहुत बड़ा। इन नोट्स में तनाव को एक बाहरी घटना के तौर पर नहीं, बल्कि एक अंदरूनी प्रक्रिया के तौर पर देखा गया है। तनाव इस बात से नहीं होता कि आपके पास बहुत काम है। तनाव इस बात से होता है कि आपको लगता है कि आप उस काम को संभाल नहीं पाएंगे। ये मैं नहीं कर सकता वाली सोच ही तनाव की जड़ है। तो क्या मनोविज्ञान हमें इस सोच को बदलने का कोई तरीका बताता है? हाँ, एक बहुत ही कारगर तकनीक है जिसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है। इसका मतलब है किसी स्थिति को देखने का नजरिया बदलना। मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाती है। एक नजरिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूंगा? यह आपको चिंता और अवसाद में धकेल देगा। रिफ्रेमिंग के बाद दूसरा नजरिया हो सकता है, ये एक मुश्किल स्थिति है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ नया और बेहतर करने का एक मौका भी हो सकता है। शब्द वही हैं, स्थिति वही है, लेकिन नजरिया बदलते ही आपकी भावनाएं और आपके एक्शन बदल जाते हैं। आप समस्या से समाधान की ओर बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे मनोविज्ञान खुद को समझने, रिश्तों को बेहतर बनाने और सही निर्णय लेने में एक टूलकिट की तरह काम करता है। इन सभी नोट्स का निचोड़ यही लगता है कि ये सिर्फ अकादमिक पढ़ाई नहीं है। सही कहा। स्रोत में इसे बार बार एक लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल कहा गया है। जैसे हम तैरना या गाड़ी चलाना सीखते हैं ताकि हम जीवन में बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकें, वैसे ही अपने और दूसरों के मन को समझना भी एक मूलभूत कौशल है। और ये भी बताया गया है कि ये हर क्षेत्र में काम आता है। हाँ, और ये इसकी खूबसूरती है। करियर में सोचिए, अगर कोई मैनेजर है और वो जानता है कि उसकी टीम के किस सदस्य को तारीफ से मोटिवेशन मिलता है और किसे ज्यादा जिम्मेदारी देने से, तो वो उनसे बेहतर काम करवा पाएगा। व्यापार में अगर कोई समझता है कि ग्राहक कोई चीज क्यों खरीदता है, क्या वो स्टेटस के लिए खरीद रहा है या सुविधा के लिए, तो वो अपनी मार्केटिंग को ज्यादा प्रभावी बना सकता है। ये हर मानवीय बातचीत को बेहतर बनाने का विज्ञान है। और जब कोई इन सब बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेता है, तो अंतिम परिणाम क्या होता है? स्रोत के अनुसार क्या बदलाव आता है? सामग्री के अनुसार व्यक्ति में 3 बड़े बदलाव आते हैं। पहला, वो मानसिक रूप से मजबूत, मेंटली रिजिलिएंट बनता है। वो जीवन के उतार चढ़ाव से टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीख कर और मजबूत होता है। दूसरा, वो भावनात्मक रूप से परिपक्व, इमोशनली मैच्योर होता है। वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। उसे पता होता है कि कब किस भावना को कितनी अहमियत देनी है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो जीवन को ज्यादा सचेत और जागरूक होकर जीना सीख जाता है। उसका जीवन ऑटो पायलट पर नहीं चलता। वो अपने फैसलों, अपने रिश्तों और अपने समय को लेकर ज्यादा इरादतन इंटेंशनल हो जाता है। ये आत्म सुधार की कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, जहां हर दिन कोई खुद का एक थोड़ा बेहतर संस्करण बन सकता है। तो आज के इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि मानव मन को समझना सिर्फ कुछ मनोवैज्ञानिकों का काम नहीं है। ये एक शक्तिशाली जरिया है एक बेहतर, संतुलित और जागरूक जीवन जीने का। यह हमें सिखाता है कि हमारे अंदर की दुनिया ही हमारे बाहर की दुनिया को आकार देती है। बिल्कुल।
ये हमें अपने जीवन की कहानी का सिर्फ एक पात्र बने रहने के बजाय उसका लेखक बनने की शक्ति देता है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है, हमारे व्यवहार के पीछे के क्यों